A warm welcome to all. So today we are going to learn about post translation modification. इसमें हम पढ़ेंगे, जब हमने कोड ट्रांसलेशन पढ़ा, हमने पढ़ा कि उसमें ट्रांसलेशन के साथ साथ टारगेटिंग हो रही थी प्रोटीन की ईआर के ल्यूमन के अंदर। जब ईआर के ल्यूमन में प्रोटीन चली जाएगी, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होगी। वो मॉडिफिकेशन एज सच है कि उस प्रोटीन के जो एस्पैराजिन अमाइनो एसिड है, उसके अमाइन ग्रुप में 14 जो शुगर्स होंगी वो अटैच होती हैं। अब जो ये 14 शुगर्स होती हैं, उनमें 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं, 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल होते हैं, 2 एसिटाइल ग्लूकोजामाइन होते हैं और 9 होते हैं मैनोज के मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जो प्रोटीन है उसका सीक्वेंस कुछ इस टाइप का होगा। लाइक यहाँ पे अगर एस्पैराजिन हमने शो किया हुआ है, तो वहाँ पे इसके नेक्स्ट में जो अमाइनो एसिड के साथ ये जो पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक हुआ होगा वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्सेप्ट प्रोलीन नहीं हो सकता है, बिकॉज जो ओलिगोसैकेराइड होता है उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो प्रोलीन है वो इसको प्रॉपरली अटैच नहीं होने देता है एस्पैराजिन के साथ। जो उससे नेक्स्ट वाला अमाइनो एसिड है वो सीराइन भी हो सकता है और थ्रियोनाइन भी हो सकता है। अब जो ये होता क्या है कि जब प्रोटीन जो ट्रांसलोकोन के अंदर चली जाती है, जो प्रोटीन होती है ईआर की, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे एक डॉलीकोल जो कि एक लिपिड है वो क्या करता है, वहाँ पे फॉस्फोट बाइंड कर जाता है। कैसे करता है बाइंड? जो सीटीपी होता है, जो सीटीपी होता है वो सीडीपी में चेंज हो जाता है और जो एक फॉस्फेट होता है वो उसके साथ अटैच होता है। फिर नेक्स्ट दोबारा से सेम चीज़ होती है, लेकिन इस केस में क्या होता है, जो यूडीपी है वो यूएमपी में, यानी कि जो यूरिडीन डाइफॉस्फेट होता है वो यूरिडीन मोनोफॉस्फेट में चेंज होता है और जो एक फॉस्फेट जो कि रिलीज़ होता है वो यहाँ पे अटैच होता है, जो कि पिंक कलर में शो किया हुआ है। फिर उससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन है वो यूडीपी के साथ अटैच होके आता है और जो एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन है वो यहाँ पे अटैच होता है। फिर दोबारा से एक और मॉलिक्यूल सेम तरीके से एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन का यूडीपी के साथ अटैच होके आता है और उसे नेक्स्ट में जुड़ जाता है। यानी कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर फोर्थ पॉइंट में हमारे पास क्या है, 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल जो कि पिंक कलर से शो किए हैं और जो 2 ब्लैक कलर से शो किए हुए हैं वो हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन के। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएंगे 5 मॉलिक्यूल मैनोज के विद जीटीपी की हेल्प से, जो कि हेल्प करती है उनके अटैचमेंट में। तो यहाँ पे वो अटैच होकर हैं, जो कि ग्रीन कलर में मैंने शो किया। ये गलत हो गया, तो 5 मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे फ्लिप ट्रांसपोर्टर होता है, जिससे कि पूरी की पूरी चेन क्या है, फ्लिप हो जाती है। यानी कि ये जो ईआर के ल्यूमन के ईआर की मेम्ब्रेन में थी चेन, वो ईआर के ल्यूमन में आ जाएगी। ठीक है, अब जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल आना होगा, लाइक नेक्स्ट में आते हैं 4 मैनोज के मॉलिक्यूल जीटीपी के साथ अटैच होके, और ये भी क्या होता है, अंदर की तरफ को फ्लिप हो जाते हैं। और ये ये कौन करवाता है, ये करवाता है न्यू डॉलीकॉल मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट आते हैं वो होते हैं 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो कि यूडीपी के साथ आते हैं और वो भी अंदर की तरफ को फ्लिप हो जाते हैं एक न्यू डॉलीकॉल की हेल्प से। तो इस तरह से जो पूरे 14 जो हमने शुगर बोला था, जो कि अटैच होंगे किसके साथ, प्रोटीन के साथ, और हेल्प करते हैं प्रोटीन मॉडिफिकेशन में, तो वो सारे के सारे अंदर की तरफ को आ जाते हैं। और जो मूवमेंट हो रही है फ्लिप मूवमेंट ड्यू टू डॉलीकॉल, इसको हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ठीक है, अब क्या होगा, जी पूरी प्रोटीन, अब क्या होगा, जो पूरा ओलिगोसैकेराइड की चेन जो अंदर आ चुकी है वो अटैच हो जाएगी एस्पैराजिन में, जो कि इसका की सिंबल है ASN। प्रोटीन के ASN में एन में वो भी अमाइन ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगी पूरी की पूरी चेन, और फोल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी होना। और जो डॉलीकॉल है वो दोबारा से रिसाइकिल हो जाएंगे और दूसरे ओलिगोसैकेराइड को लेने के लिए क्या एक्टिव हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, जी पर्टिकुलर जो ये चेन है, ये मतलब जो प्रोटीन है वो फोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो प्रोटीन है, इसकी जो फोल्डिंग है वो रॉन्ग ना हो जाए, इसके लिए जो कैलनेक्सिन होता है और जो कैलरेटिक्यूलिन, 2 चैपरॉन्स होते हैं, वो बाइंड कर जाते हैं किसके साथ, प्रोटीन के साथ, प्रिवेंट करते हैं जो कि क्या, मिस फोल्डिंग को। ठीक है, इनका नाम कैल इनके नेम के आगे कैल है, बिकॉज इनको बाइंड करने के लिए कैल्शियम की नीड होती है। उसके बाद क्या होगा, जो कैलनेक्सिन और कैलरेटिक्यूलिन है, ये सिर्फ उसी ग्लूकोज साथ अटैच हो सकते हैं कि सिंगल ग्लूकोज के साथ ही अटैच हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, तो हमें क्या 2 रिमूव करने पड़ेंगे, और जो 2 रिमूव करता है वो करवाता है कौन,
इंजाइम ग्लाइकोसाइडेज, ठीक है। तो जो इंजाइम ग्लाइकोसाइडेज है वो रिमूव करवा देगा ग्लूकोज को, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो लास्ट वाला मॉलिक्यूल होगा ग्लूकोज, इससे अटैच हो जाएंगे ये दोनों पर्टिकुलर चैपेरोन्स, ठीक है। तो ये जो चैपेरोन करते हैं, ये चैपेरोन होते हैं तब तक बाइंड रहते हैं प्रोटीन के साथ जब तक ये प्रॉपरली फोल्ड ना हो जाए। अब जब ये प्रोटीन प्रॉपरली फोल्ड हो जाएगी तो लास्ट ग्लूकोज की भी कोई ज़रूरत नहीं है, कि कैलनेक्सिन और कैलरेटिक्यूलिन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या ग्लूकोसाइडेज, यहाँ पे एक और इंजाइम आएगा और लास्ट ग्लूकोज को भी रिमूव कर देगा, ठीक है। अगर प्रोटीन प्रॉपरली फोल्ड होगी तब तो ये नेक्स्ट स्टेप में चले जाएगी, और अगर नहीं हुई फोल्ड तो क्या करेंगे, ये एक और ग्लूकोज मॉलिक्यूल को लाएंगे जिसके साथ दोबारा से कैलनेक्सिन और कैलरेटिक्यूलिन अटैच होगा, जो कि दोबारा प्रिवेंट करेगा क्या, मिस फोल्डिंग को, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट में, ग्लूकोसाइडेज की वजह से ग्लूकोज रिमूव हो गया। अब हमारे पास बचा प्रोटीन के साथ जो लिंक है वो है एनेसिटाइल ग्लूकोसामाइन के 2 मॉलिक्यूल और मैनोज के 9 मॉलिक्यूल। अब एक और एंजाइम आ जाएगा जो कि है मैनोसाइडेज। जो मैनोसाइडेज होगा वो मैनोज को रिमूव कर देगा। अब एक मैनोज को उसने रिमूव कर दिया तो बच गए कितने, 8 मैनोज। अब जो ये पर्टिकुलर जो हमारे पास बचा हुआ है चेन, ये 2 टाइप की पाथवे फॉलो कर सकती है। एक ये कि अगर ये प्रॉपरली फोल्ड हो चुकी है प्रोटीन तो ये क्या वेसिकल की फॉर्म में जा सकती है गोल्गी बॉडीज़ के पास, और दूसरा कि अगर ये प्रॉपरली फोल्ड नहीं हुई है, जबकि हमने यहाँ पे पहले ग्लूकोज को दोबारा से रीअटैच करवाया ताकि मिस फोल्डिंग को प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन अगर इतनी कोशिशों के बाद भी प्रोटीन प्रॉपरली फोल्ड नहीं होती है तो उसको हम डिग्रेड कर देते हैं। क्या होता है, डिग्रेड कैसे होती है प्रोटीन, तो अगेन और अगेन क्या होता है, मैनोसाइडेज आते हैं और रिमूव कर देते हैं सारे के सारे जो 8 हमारे मैनोज बचे हैं उन सभी मैनोज को मतलब रिमूव कर देते हैं। फिर हमारे पास बचता है ये, यानी कि प्रोटीन और उसके साथ जुड़े हुए 2 एनेसिटाइल ग्लूकोसामाइन के मॉलिक्यूल। अब जी बचा हुआ है ये चले जाता है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, विद द हेल्प ऑफ किसके, प्रोटीन ट्रांसलोकेटर कॉम्प्लेक्स। जो प्रोटीन ट्रांसलोकेटर कॉम्प्लेक्स होता है इसके पास एक स्पेशलिटी होती है कि इसके पास होता है E3 यूबिक्यूटिन लाइगेज, और जो इसकी पता क्या एक्टिविटी होती है, इसकी एक्टिविटी होती है कि मल्टीपल पॉली यूबिक्यूटिन को अटैच करवाता है प्रोटीन के साथ, जिसके कारण जो प्रोटीन की डिग्रेडेशन होती है वो ईजी हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे कैसे डिग्रेड करता है। अब जो इसकी डिग्रेडेशन हो रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोटीन का चेन है, तो यहाँ पे आप देखते हैं यूबी ये है यूबिक्यूटिन के लिए। तो ये जो अब लास्ट में आप देख सकते हैं ऑल्सो कि हेक्सामेरिक मॉलिक्यूल होगा ATPase का, जो कि जिसमें कि ATP ब्रेक होगी इसमें ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और जो एनर्जी होगी वो यूज़ करेंगे पुल करने को प्रोटीन को साइटोप्लाज्म की तरफ। अब एक और एंजाइम होता है जो कि है ग्लाइकेनेस। ये क्या करता है, N-ग्लाइकेनेस एनेसिटाइल ग्लूकोसामाइन को रिमूव करवा देता है, और अब जब उसको ये क्या करवा देता है, रिमूव करवा देता है, तो ओनली बचता है प्रोटीन, और जो प्रोटीन है वो डिग्रेड हो जाती है किससे, प्रोटियोजोम के द्वारा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिग्रेडेड प्रोटीन। ये जो पाथवे होती है ये तब होती है जब प्रोटीन के प्रॉपरली फोल्ड नहीं होती है। अगर प्रॉपरली फोल्ड होती है तो वो कहाँ चली जाती है, गोल्गी बॉडीज़ में। तो जो इसमें हमने पढ़ा पर्टिकुलरली कि कैसे मॉडिफिकेशन होती है प्रोटीन की इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि कैसे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होती है वेसिकल के फॉर्म में गोल्गी बॉडीज़ की तरफ। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू।